let's just talk about an important topic. It is steps in respiration, as we have already discussed, and now we are going to discuss it in detail. But before starting today's lecture, let's talk about the previous things. Let's brush up with the previous topic, that is mechanism of respiration in human beings. So this thing we have understood for various diagrams, and now I'll be explaining you in a short that this is the thorax, this is the diaphragm, this particular thing what you're seeing, these are the intercostal muscles and ribs, these are the ribs, and this is the lung with the bronchi, bronchioles and alveoli. This is the heart, and these are your lungs. Fine. Now, so what happens? Lungs by themselves, they cannot decrease or increase the pressure inside them, but the chest wall does this. Okay, so this is the diaphragm. ये diaphragm है, ये intercostal muscles है, and ये muscles के बीच में जो white दिख रहा है, these are the ribs. तो ribs के बीच पे जो muscles है इस तरह से है वो, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द इंटरकॉस्टल मसल्स. तो रिब्स के बीच में जो मसल्स है दिस आर द इंटरकॉस्टल मसल्स. Now this chest wall is there, right? This chest wall is having intercostal muscles and the diaphragm. So जो intercostal muscles होते हैं वो रिब्स को अटैच्ड होते हैं. ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो लंग्स होता है डबल मेम्ब्रेन प्लूरा इसको सराउंड करता है. जो डबल मेम्ब्रेन प्लूरा होता है इट इज़ अटैच टू योर चेस्ट वॉल. चेस्ट वॉल को अटैच होने की वजह से व्हेनेवर द चेस्ट वॉल इज जब हम इंस्पायर करते हैं वो टाइम में आपकी पूरी जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी थोरैक्सिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाता है. ओके, दिस इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम. जब इंस्पिरेशन के टाइम बढ़ जाता है, इतना हो जाता है. ओके, इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, बट व्हेन यू एक्सपायर वो टाइम पे जो है वॉल्यूम कम हो जाता है. वॉल्यूम जब भी देखो मैंने बताया था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम होता है. जब वॉल्यूम घटता है तब प्रेशर बढ़ता है. तो जब इंस्पिरेशन होता है वो टाइप पे वॉल्यूम बढ़ता है. कैसे बढ़ता है, जो डायफ्राम था ये ऐसे डोम शेप था तो वो ऊपर था, तो इट विल बिकम फ्लैट. इट विल बिकम फ्लैट लाइक दिस. जब वो ऐसे फ्लैट हो जाता है तो देखो चेस्ट कैविटी बड़ी, इतनी हो गई चेस्ट कैविटी इतनी हो गई चेस्ट कैविटी. ठीक है, चेस्ट कैविटी इतनी हो गई. सो इतनी होने की वजह से यहाँ पे कैविटी बढ़ गई, इतना हो गया कैविटी. ठीक है, बढ़ गई. और जो आपका चेस्ट वॉल है वो भी अपवर्ड्स की तरफ हो जाता है, तो उस वजह से एक्सपेंशन होता है एंड वॉल्यूम बढ़ता है. एंड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है. इस वजह से जो हवा है बाहर से अंदर आ जाते हैं. व्हेन कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमारे लंग्स का प्रेशर जो है, हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है. ओके, इस तरह से इंस्पिरेशन होता है. लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है वो टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम अपने डोम शेप पे आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है और डोम शेप में आ जाता है, जो उसका ओरिजिनल शेप है. ओके, उसका ओरिजिनल शेप ये है डोम शेप. ठीक है, डोम शेप होने के बाद क्या होता है, अब देखो अब चेस्ट कैविटी थोड़ी ही है, राइट. चेस्ट कैविटी बस इतनी है. अब चेस्ट कैविटी इतनी है और इंस्पिरेशन के टाइम चेस्ट कैविटी इतनी थी, तो वॉल्यूम अब क्या हुआ, एक्सपिरेशन के टाइम कम हो गया, एक्सपिरेशन. सो दिस वे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा. एंड प्रेशर बढ़ने के कारण आपका क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के कारण इट विल बिकम
बाहर की हवा जो है, जो अंदर की हवा है वो बाहर चली जाती है, दैट इज द एक्सपीरेशन। एक्सपायर करना मतलब बाहर निकालना। सी sometimes we get confused from the excretion and expiration. Excretion, and this is expiration. This is expiration, this is excretion. So that is excretion and this is expiration. Excretion कौन करते हैं? Kidneys. Expiration और inspiration कौन करते हैं? Lungs. Okay. Expiration by lungs. So don't confuse with it. Okay. So in this lectures I'm giving all the possibilities कहाँ mistake हो सकती है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। सो एक्सपीरेशन लंग्स करते हैं। एक्सपीरेशन में क्या होता है, जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर है, जो गैस है, वो बाहर आती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन के टाइम पे जो डायफ्राम है तो वो नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन डोम शेप में आ जाता है, और जो आपकी चेस्ट कैविटी जो एक्सपैंड हुई थी इंस्पिरेशन में वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एक्सपीरेशन में सब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, किसी को अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी से एक्सपीरेशन इज पैसिव एंड इंस्पिरेशन इज एक्टिव, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है एंड फ्लैट शेप लेना पड़ता है। चेस्ट वॉल की कैविटी भी ऊपर आ जाती है, अपवर्ड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, ताकि जो कैविटी है वो बढ़ सके। ठीक है, सो दिस वे Now let's talk about our lungs. So our lungs are spongy nature. जो हमारे lungs होते हैं वो spongy होते हैं। Spongy मतलब स्पेंच डस्टर देखा है, जो येलो कलर का डस्टर आता था पहले, बहुत स्पॉन्जी होता था। उसको आप ऐसे पानी में डाल के ऐसे करोगे, इट विल प्रेस इजीली। ओके, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज। लंग सेम साइज के नहीं होते हैं। राइट वाला लंग जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई हार्ट नहीं है। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड का लंग थोड़ा छोटा हो जाता है, साइज में भी कम हो जाता है, वेट में भी कम हो जाता है। द लंग टूवर्ड्स लेफ्ट इज स्लाइटली स्मॉलर, मेकिंग स्पेस फॉर योर हार्ट। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द प्लूरा, एंड प्लूरा, दो प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। और ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स फ्रॉम इंजुरी and also aid in the expansion of the spongy elastic lung muscles as they slide one over the other. तो ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड आपके लंग्स को शॉक से बचाता है एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है, एंड इलास्टिक लंग मसल फ्रॉम इंजुरी एंड ऑल्सो इट इंजुरी से बचाता है, कि इस पे जब पड़ता है डायरेक्ट प्रेशर लंग्स पे नहीं पड़ता तो लंग्स सेफ रहते हैं। फ्रॉम इंजुरी ऑल्सो एड द एक्सपेंशन ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक लंग मसल्स। तो जो लंग में जो मसल्स होते हैं वो बहुत इलास्टिक और स्पॉन्जी होते हैं, तो उनको एक्सपैंड करने में कौन हेल्प करते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन्स एज स्लाइड ओवर ईच अदर। स्लाइड क्यों होता है? बिकॉज उनके बीच में फ्लूइड है। तो ये स्लाइड ओवर ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ। सो आपको क्या करना है, स्लाइड रहता है अब स्लाइड क्या होता है? स्लाइड एक ग्लास पीस होता है। ओके, नॉर्मल ग्लास पीस नहीं रहता है। ये स्लाइड हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ओके, ये स्लाइड हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं।
ये स्लाइड के ऊपर आपको थोड़ा सा पानी डालना है, 1 और 2 ड्रॉप्स पानी डालना है। उसके बाद दूसरा स्लाइड इसके ऊपर रखना है एंड फिर उसको सेपरेट करने की कोशिश करना है। तो क्या होता है, ये 2 स्लाइड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। एक दूसरे से सेपरेट क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके बीच में जो वाटर है ना, वो उनको स्लाइड करवाता है। थोड़ा सा ही पानी है दोनों के बीच में, कुछ 2-3 बूंद ही है फिर, और इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, स्लाइड होते हैं। You must have noticed that your own breathing is slow and shallow when you are at rest. तो जब आप रेस्ट में हो, you must have noticed that your own breathing is slow and shallow when you are at rest. अभी आप लोग रेस्ट पे हो, आराम से लेक्चर सुन रहे हो, तो वो टाइम पे आपकी ब्रीथिंग बहुत स्लो है। आप खुद अपने ब्रीथिंग को महसूस नहीं कर सकते कि आप सांस ले रहे हो, यू कैन नॉट फील इट। लेकिन जब आप फास्ट भागने लगते हो या एक्सरसाइज करने लगते हो, वो टाइप की आपकी ब्रीथिंग डीप और फास्ट हो जाती है। देन यू फील योर ब्रीथिंग, राइट, बहुत फास्ट ऐसे हो जाती है आपकी ब्रीथिंग, ओके, बहुत फास्ट हो जाती है और डीप हो जाती है। इंडीड पैटर्न्स ऑफ ब्रीथिंग शो आर ग्रेट रेंज फॉर they are coordinated with moment by moment needs of the body for supply of oxygen and removal of carbon dioxide. तो इंडीड पैटर्न्स ऑफ ब्रीथिंग शो ग्रेट रेंज। कभी आपकी ब्रीथिंग बहुत शैलो हो जाती है, शैलो मतलब गहरी सांस नहीं लेते हो, कभी बहुत गहरी हो जाती है, कभी बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये इसलिए होता है ताकि आपके बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट का ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सके। अगर आप बहुत फास्ट ब्रीथिंग करते हो तो आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले रहे हो, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान होता है, राइट। सो व्हाट अदर सिचुएशंस अफेक्ट योर ब्रीथिंग? लेकिन अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम है ना, फिर भी नुकसान करता है, ओके। तो एक नॉर्मल अमाउंट में रहना चाहिए, न ज़्यादा न कम। So what other situations affect your breathing? Okay, let's talk about it. It has been found that all movements of breathing stop at once when the nerves leading to the brain to the respiratory muscles are cut. इसका मतलब जब आप नर्व्स काट दो, नर्व्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता है नर्व्स क्या होता है, बट लेट मी टेल यू। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास है एक बल्ब या एक पंखा समझ लो, ओके। सो यू हैव अ 3 ब्लेड फैन एंड ये फैन जो है, ये फैन चलने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। सो देयर इज अ स्विच बोर्ड हियर एंड हम यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, ओके, देयर आर सो मेनी स्विचेस हियर, ओके। उसमें से एक स्विच फैन का स्विच है, तो हम एक ही स्विच डालें ना, इट्स नो नीड टू ड्रॉ सो मेनी स्विचेस। दिस इज योर फैन and this is your switch, okay, this one switch you have, and ये how it is connected. When you switch on the fan, when you on the switch, then the fan will be working, okay. It's possible because there is a connection between the switch and the fan through an electric wire. This wire is having a metal inside, that is copper or aluminium, whatever. So there is a metal inside the wire, and upon it there is a plastic thing, and inside it is a metal wire is present. So what it is doing, metal wire क्या करता है, जब आप बटन स्विच ऑन करते हो, then your fan will be on. How it is possible? It is possible because, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बिकॉज जो मेटल वायर है यहाँ पे, वो करंट लेके जा रहा है स्विच से फैन तक। तो हमारे नर्व्स भी ऐसे ही होते हैं। मान लेते हैं ये जो स्विच है ये आपका ब्रेन है, ये है ब्रेन, ठीक है।
और जो आपका फैन है वो सपोज आपका कोई मसल है, और ये जो है वायर ये आपका नर्व है, ठीक है, नर्व है आपका। तो ये नर्व क्या कर रहा है, जो सिग्नल है, जो भी आप कमांड दे रहे हो, जो चीज़ करने के लिए बोल रहे हो, सपोज रेस्पिरेशन करने के लिए बोल रहे हो रेस्पिरेटरी मसल को, सपोज ये फैन एक रेस्पिरेटरी मसल है, एंड ये जो स्विच है ये आपका ब्रेन है, एंड ये जो नर्व है, ये वायर है, ये आपका नर्व है। सो ब्रेन से मसल तक इंफॉर्मेशन लेके जाने के लिए कि हाँ रेस्पिरेटरी मसल आपको रेस्पिरेशन करना है, तो ये जो काम है जो ब्रेन दे रहा है रेस्पिरेटरी मसल को, वो थ्रू जा रहा है किसके, नर्व के। सो नर्व का फंक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को ब्रेन से मसल तक लेके जाना, या फिर मसल से ब्रेन तक लेके जाना कि हाँ मसल सही काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी होता है, एक है ब्रेन से मतलब मसल तक, और एक होता है मसल से ब्रेन तक, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डोंट वरी, जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर, देयर इज नो इशू, विल अंडरस्टैंड इट इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल मूवमेंट्स ऑफ ब्रीथिंग स्टॉप एट वंस व्हेन द नर्व्स, तो जब नर्व्स ही कट हो जाएंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि हाँ उनको रेस्पिरेशन करना है, उनको काम करना है, सो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएंगे। What can be concluded from this? What happens during the process of breathing? जब आप ब्रीथिंग करते हो तो वो टाइम पे क्या होता है, okay. Which gas needs to be removed from our body during exhalation? Where does the extra amount of gas come from? What is the composition of inhaled air? When exhaled air is compared with inhaled air, is there any difference in composition? What can be concluded from this? What can be concluded from this? कि जो हमारे नर्वस रेगुलेशन, हमारे जो नर्व्स है बहुत इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी मसल के से रेस्पिरेशन कराने के लिए, राइट। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंस्पिरेशन के दौरान, एक्सपिरेशन के दौरान रिलैक्स होता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, एंड वगैरह वगैरह वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। विच गैस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो ज़्यादा भी रिमूव नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम भी रिमूव नहीं करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसे सिग्नल देता है, थ्रू नर्व्स, किसको, रेस्पिरेटरी मसल को, कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतना रिमूव करना है, मतलब इतना आपको ब्रीथिंग करना होगा, राइट। और फास्ट करना है, स्लो करना है, सब ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको फास्ट ब्रीथिंग करना है या स्लो करना है। Where does the extra amount of gas come from? That is from the metabolism performed by the cells, right? Cells जब मेटाबॉलिज्म करते तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। What is the composition of inhaled air? Inhaled air में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पहले सबसे नंबर 1 पे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, अलग अलग गैसेस, दैट इज नोबल गैसेस। The exhaled air is compared with inhaled air is a in composition, difference in composition, yes। जो inhaled air है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है एक्सहेल्ड एयर में। इनहेल्ड एयर में
ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है। When exhaled air is compared with difference now, अब स्टेप्स इन रेस्पिरेशन में हमने देखा था सब। ब्रीथिंग तो हमने देख लिया, गैसेस एक्सचेंज देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखते हैं, माउंटेन सिकनेस देखते हैं, गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। एंड ये देखते हैं ईस्ट के एक्सपेरिमेंट्स देखना है हमको। एंड आई ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम इन दिस लेक्चर। एक्टिविटी 2 देखेंगे, हीट प्रोडक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लांट्स में कैसे होता है, एरियल रूट्स क्या होते हैं, हीट इन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर आपका चैप्टर समाप्त, ओके, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। सो लेट्स डिस्कस दिस। If I missed any page or anything, just remind me, just write in the comment section, okay? Now let's see gases exchange alveoli to capillaries. So gas exchange alveoli to capillaries. Gas exchange alveoli to capillaries कैसे होता है, राइट? दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी। सो गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन द लंग्स बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द alveoli टू ब्लड कैपिलरीज एंड वाइस वर्सा। तो जो लंग्स है, गैस एक्सचेंज किसके बीच में होता है, alveoli और ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज alveoli कहाँ पे होता है, लंग्स में। तो जो आपके लंग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, जो आपके लंग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, alveoli, पूरा alveoli का गुच्छा होता है, राइट? alveoli लुक्स लाइक समथिंग लाइक ग्रेप्स, ओके, और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट? सो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन इन द alveoli. This we have already discussed. जो alveoli होता है, if you are following my lectures, you will not find any difficulty in understanding any topic. So this is the alveoli. ये alveoli है. All lectures are present on this channel. So try to subscribe it and watch it. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ होता है, टिश्यूज के पास। तो टिश्यूज के पास से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा ब्लड ले लेता है एंड हमारे लंग्स के पास आता है। लंग्स के पास क्या है, alveoli। alveoli में क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जो ब्लड है ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज के पास से लाया था वो वापस दे देता है। सो दिस टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर न्यूमरस एंड ओनली 1 सेल थिक। इसका मतलब क्या है, जो टाइनी एयर सैक्स है दैट इज नथिंग बट द, इट इज टॉकिंग अबाउट alveoli, इट इज 1 सेल थिक। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ओके। द सराउंडेड बाय कैपिलरीज दैट आर आल्सो ओनली 1 सेल थिक। ब्लड dark red in color flows from the heart through these capillaries and collect oxygen from the alveoli. At the same time, carbon dioxide passes out of the capillaries into the alveoli. When we breathe out, we get rid of this carbon dioxide. The bright red oxygen rich blood is returned to the heart and pumped out to all parts of the body. Now I will explain you all this in detail. As a result of gases exchange, the composition of inhaled air and the exhaled air is different, and this table is important. Why does the amount of oxygen? So let's understand, and you will फटाफट answer these questions, okay? See, क्या होता है, आपका जो lungs है उसमें बहुत सारे alveoli हैं। alveoli क्या है, alveoli is nothing but the एयर सैक्स, एयर फिल्ड सैक्स, मतलब उसमें हवा भरा हुआ रहता है। एंड वो हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से हमें कुछ काम नहीं है, ऑक्सीजन से काम है, ओके। एंड यहाँ पे इफ यू सी, ये डायग्राम से समझते हैं 1 सेल थिक, 2 सेल थिक क्या है।
तो ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये जो ग्रीन, ये जो है ना, ये क्या है? एल्वेलाई है। क्या है? दिस इज एल्वेलाई। ठीक है, और ये जो है, ये जो देख रहे हो, ये एक सेल्स है। सेल्स हैं, जो सेल्स है ना, इसको लाइनिंग दे रहे हैं, सेल लाइन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स जो है ना, वन सेल थिक है। वन सेल थिक मतलब एक ही लेयर है। वन सेल थिक मतलब सेल्स की एक ही लेयर है। ठीक है, और ये जो है, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है मतलब कैपिलरी है, छोटा ब्लड वेसल कैपिलरी। ये अभी एक ही सेल की कवरिंग है। तो एक ही सेल की कवरिंग है, तो ये एक सेल की कवरिंग और ये एक सेल की कवरिंग। ठीक है, तो एक ही सेल की कवरिंग है, तो ऑक्सीजन आराम से कैपिलरीज में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से बाहर चला जाएगा। ओके, अब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज वन सेल कवरिंग, ऑल दैट। ओके, तो सपोज ये आपका कोई एक चीज है। ओके, ये ठीक है, यहाँ पे मैं लेट से कवरिंग डाल रही हूँ। ठीक है, ये है आपके सेल, ये एक सेल 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 है। तो एक सेल की लेयर बन गई। ठीक है, ये एक सेल की लेयर है, इसको बोलेंगे वन सेल थिक। नाउ ये हो गया, ये हो गया टू सेल थिक, क्योंकि एक वाला जो लेयर है वो रेड सेल से एक सेल का लेयर हो गया, दूसरा सेल का लेयर हो गया ग्रीन से। दिस इज कॉल्ड टू सेल थिक। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड दी थ्री सेल थिक। एक रेड से हो गया, एक ग्रीन से हो गया, एक येलो से हो गया, तो उसको बोलेंगे थ्री सेल थिक। लेकिन जो हमारा एल्वेलाई है उसमें सिर्फ एक सेल की लेयर है। सिर्फ एक सेल की लेयर है, इसलिए इसको बोलेंगे वन सेल थिक। अब हम आ जाते हैं कैपिलरीज पे। तो ये हो गया आपका ब्लड कैपिलरी, और ये हो गया लाइनिंग, दो भी साइड रहेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे वन सेल थिक। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड टू सेल थिक, दिस इज कॉल्ड थ्री सेल थिक। एक पर्पल, ग्रीन, पिंक। ठीक है, लेकिन जो हमारा है ब्लड कैपिलरी लंग्स में जो है उसका वन सेल थिक ही है, मतलब ऐसे ही है। एंड टॉकिंग अबाउट योर एल्वेलाई, ये भी वन सेल थिक है, तो बहुत कम थिकनेस है इसकी, तो आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चले जाते हैं। ओके, एक्सचेंज हो जाता है आराम से, क्योंकि एक एक सेल ही थिक है और ये बहुत क्लोज भी है ब्लड कैपिलरी और एल्वेलाई, इसलिए आराम से एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। तो ये वाले डायग्राम से समझे, दैट विल बी, ये तो समझ में आ गया, राइट। ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस आर दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, और ये ब्लड कैपिलरी है, ये एल्वेलाई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से एल्वेलाई में आ रहा है, ऑक्सीजन एल्वेलाई से इसमें जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वाले पैराग्राफ की। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखो,
ये हमारे लंग्स में खूब सारा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन कहाँ जाता है हमारे में? जो लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो ऑक्सीजन है, उसमें जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है, उसमें पूरा फुल ऑक्सीजन है ना, उसमें फुल ऑक्सीजन है, राइट। फिर वो ब्लड क्या होता है, लंग से होके हार्ट में जाता है। ये हार्ट है, हार्ट में जाने के बाद हार्ट में जाता है, ओके। हार्ट में जाने के बाद फिर हार्ट से हार्ट से फिर पूरी बॉडी। हार्ट का क्या काम होता है? पंप करना, फिर पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा देता है, ओके। तो पहले लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट का काम क्या है? पूरों को बचाना। इसलिए तो हार्ट लंग्स के बहुत करीब है, ओके। दिख रहे हो कितना करीब है? तो इसलिए हार्ट लंग्स से बहुत करीब है। इसलिए हार्ट लंग्स के बहुत करीब है, क्योंकि वो क्या करता है, लंग्स से तुरंत ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और पूरे बॉडी पे पंप कर दिया। क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो यही ये पैराग्राफ्स में बोला गया है, ओके। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कॉम्पोजिशन देखते हैं, ओके। तो जब आप इनहेल ले लेते हो तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उतना ही % ऑक्सीजन आपको मिलेगा, दैट इज 21%। थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन जो है 21% रहता है इनहेल एयर में। एक्सहेल एयर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, 16 हो जाता है, 5% कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कितना ज़्यादा बढ़ गया देखो, 4.4 % की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन 78, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी ने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि हम नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते, प्लांट्स यूज़ कर सकते। Why does the amount of oxygen vary between exhaled and inhaled air? क्योंकि ऑक्सीजन हमने यूज़ कर लिया है, इसलिए वो 16% ही बचा। कार्बन डाइऑक्साइड हमने और अपनी बॉडी से निकाला है, तो इसलिए 4.4% हो गया। वो 0.03 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। What has raised the percentage of carbon dioxide? Because of respiration, cellular respiration, percentage of carbon dioxide is increased. अब डू यू नो का बॉक्स दिखते हैं। डू यू नो के बॉक्सेस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए, मस्ट रीड, ओके। द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नियरली 5800 लीटर। मतलब इतना सा एयर, इतना ml 5800 ml मतलब 5.8 लीटर। इतना
एयर आपके लंग्स में आ सकता है। नॉर्मली एट रेस्ट हु इनहेल एक्सेल अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर। अब रेस्ट में हो आप मैं, तो हम लोग 500 ml ऑफ एयर ले रहे हैं, लेकिन हमारे लंग की कैपेसिटी 5800 ml है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, तो हमारा तो 500 ml ही है, लेकिन कैपेसिटी 5800 ml है। आप अपने लंग्स को बलून की तरह इमेजिन करो। सपोज दिस इज अ बलून। ये सही नहीं बना। ये सपोज एक बलून है, ठीक है, ये एक बलून है सपोज, इसमें फुल एयर भरा हुआ है, और ये जो है, इसको, इसके अंदर एयर नहीं है। तो लंग्स को हमारे बलून की तरह समझो। जब उसमें एयर भरा हुआ है तो लंग्स सिर्फ मस्त बल्ज है, लेकिन जब पूरा एयर आपने बलून से निकाल लिया तो ऐसा हो गया। तो हमारे लंग्स भी ऐसे कोलैप्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं हमारे लंग्स। आप बलून लो, बलून जब आप नहीं फुलाते हो, जब बलून में हवा नहीं होता तो वो कैसा रहता है, चिपटा हुआ। जैसे हमारे लंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एयर नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास हमेशा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कि 1200 ml आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा। 1200 ml is always present in your lungs. Okay, now let me tell you an interesting thing. Okay, let me tell you a very interesting story time. Okay, are you ready for the story time? Ready? Okay, so now story time. Now story time. So listen, when we are born, what happened? When we are in the womb, in the uterus, inside the mother, in the uterus, when we are, at the time our lungs are not functional. But when we, as soon as the baby delivers, the lungs, for the first time, they take air into them. So what happens when, then as soon as the baby is delivered, is born, when the baby is born, first time the air enters the lungs. Before that, lungs do not have any air. It do not have 1200 ml of air. Also, it do not have any air. When the baby is born, the baby do not have air in the lungs. But as soon as the baby borns, he takes breath, right? He cries. The baby cries. Because of crying, the air from the outside is rushed into the lungs. Okay, understood this thing? If the baby is born dead, then what happens? If the baby is born dead, the baby do not breathe. If the baby do not breathe, so because of it, there is no air in the lungs. Because the baby did not breathe, so there is no air in the lungs. Lungs are solid. So you know that balloon floats on water, right? Why balloon floats on water? Because it has air. So if the lungs have air, if the lungs have air, then the lungs will float on air. But if lungs do not have air, lungs will be solid rock like, and they will sink. डूब जाते हैं पानी में, अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर लंग्स में पानी है, हवा है, तो लंग्स ऊपर पानी में फ्लोट करते, राइट? लंग्स पानी में फ्लोट करते।
लंग्स पानी में फ्लोट करते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो एक नए न्यू बॉर्न के जो लंग्स होते हैं वो रोजी पिंक होते हैं। Suppose these are lungs, so lungs will float. But if the baby was born dead, at that time there is no air in the lungs, so lungs are solid and the lungs will sink, नीचे चले जाता है। Okay? Lungs will sink. Okay, lungs will sink. So this is your water. Okay, I'm going slow because I'm not feeling well today because of this cold and all. Okay, but don't worry, we'll complete. Okay, so this is we'll try to complete the chapter today at any cost. Okay, so this is the lungs which has air. This is the lungs of the live baby. Okay, the baby which was born live. The baby which was born dead, the lungs will sink to the bottom like this. Okay, so actually we do not actually, so this is the thing that this will help in medical legal cases in which there is some, if someone wants to kill the something goes on, like the doctor says the baby was born dead. The people say that this, like, suppose something happened like the baby was born live but the baby was killed, and we want to but they said that the baby was born dead itself. So to check it, what we do, we put the baby on the water. If the baby is floating, means the baby was born live, and if the baby is sinking to the bottom, then we say that the baby is dying. That the baby was dead, born dead. The baby was born dead. The baby is floating. If the baby is floating on water, then we say that the baby was born live. If the baby is sinking to the bottom, we say that the baby was born dead. So in medical legal cases we can find it out. जहाँ पे कुछ झगड़ा, कुछ दुश्मनी की वजह से baby was killed and the mother was said that your baby was born dead. So to check it, we can perform this simple test. Okay, you understood this, I think. Explained in detail. Now let's come back to the chapter transportation of gases. We know that air is a mixture of gases. तो हमें पता है कि एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैस होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस होते हैं. ठीक है, that fills the lungs and the alveoli in the body enters. The relative amount of different gases in air and the combining capacity with hemoglobin and other substances in blood determine the transportation by the blood in the body. ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड में तो बहुत, एयर में तो बहुत सारे गैसेस है, लेकिन हेमोग्लोबिन तो सिर्फ 3 गैसेस को पहचानता है.
हीमोग्लोबिन नोस अबाउट 3 गैसेस ओनली, सिर्फ 3 गैस को पहचानता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सिर्फ 3 गैसेस को पहचानता है। What are the 3 gases that hemoglobin knows? Let's talk about it. Hemoglobin knows about, this is hemoglobin. It knows about only 3 gases: oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide. Among that, carbon monoxide is a favorite of hemoglobin, but carbon monoxide is not available in the atmosphere, and also it is toxic. And oxygen and carbon dioxide. Okay. ऑक्सीजन आराम से कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से, लेकिन हीमोग्लोबिन डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर सकता है, थोड़ा सा ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हीमोग्लोबिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है। देखो, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो उसे बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है व्हेन कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन इज सेफ, इज मस्ट फॉर द टिश्यूज। ओके, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो आपका क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स के पास बनता है क्योंकि लंग्स में एल्वेलाई है, एल्वेलाई में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है हीमोग्लोबिन Hb एंड ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कहाँ है, लंग्स में, ब्रेक कहाँ होता है, टिश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो कंबाइन ही नहीं सकते हीमोग्लोबिन में, हालांकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो कंबाइन ही नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स around 21%, then almost all of it is carried in the blood by binding. Okay. एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। जब आप ब्रीथिंग करते हो तो वो 21% आपके एल्वेलाई में आता है, फिर ब्लड में जाता है एक्सचेंज की वजह से, एंड देन सारा ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन होता है, जिससे क्लोरोफिल एक प्रोटीन होता है, लेकिन क्लोरोफिल में बीच में क्या होता है,
क्लोरोफिल में बीच में आपका मैग्नीशियम होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में बीच में क्या होता है, आयरन, दैट इज Fe। Fe कौन से फॉर्म में होता है, +2 के फॉर्म में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। +2 मतलब उसकी वैलेंसी 2 रहती है, तो ये हो गया। तो क्लोरोफिल में Fe की जगह मैग्नीशियम रहता है, हीमोग्लोबिन में Fe की जगह Fe रहता है, ठीक है। As oxygen is diffused in the blood, it rapidly combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. So not only hemoglobin can combine with oxygen, but the reverse can also happen to the molecule of hemoglobin and oxygen. कहाँ पे होता है ये रिवर्स? ये रिवर्स कहाँ पे होता है, टिश्यूज में। कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे पास वाटर तो की कमी तो है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है एंड बनाता है बाइकार्बोनेट H2CO3। H2CO3 इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और जो बाइकार्बोनेट होता है वो आपका बफर में हेल्प करता है, दैट इज़ नॉट फॉर यू। जो बाइकार्बोनेट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी में तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका ब्लड क्या होता है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो अल्कलाइन हो जाता है, मतलब बेसिक हो जाता है। तो इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है। तो इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड रेस्ट इज डिजोल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। तो इस तरह से तो 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो पहला है कि बाइकार्बोनेट बनता है। अब बाइकार्बोनेट बनने के लिए वाटर चाहिए एंड CO3- बनता है, और ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है जो आपके आरबीसी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है व्हेन कंपेयर टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, आरबीसी को छोड़ दो, ब्लड में क्या रहेगा, फिर प्लाज्मा रहेगा। तो प्लाज्मा में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस से कम होता है, तो इसलिए बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में कम होता है व्हेन कंपेयर टू आरबीसी। While some amount of it combines with hemoglobin, it is dissolved in blood plasma। ठीक है, तो इस तरह से होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। एक चीज़ और बता दूं, जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है, 4 ऑक्सीजन से, एंड बनाता क्या है, एंड बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये होता है। Now let's talk about an interesting thing about हेमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन का, और अच्छे से समझने के लिए हम इसको देखते हैं। ओके, तो अगर हेमोग्लोबिन इज एक्सपोज टू एयर एट सी लेवल, सी लेवल मतलब अभी जो हम हैं ना समुंदर के लेवल पे, मतलब ना ही समुंदर के बहुत अंदर है ना ही हम ऊपर है, मतलब कोई माउंटेन पे, तो उसको बोलते हैं सी लेवल। लेकिन अगर आप माउंटेन पे हैं तो उसको बोलते हैं अबोव द सी लेवल। अगर आप सी में है, समुद्र के अंदर है, तो इट इज़ कॉल्ड द अंडर द सी लेवल और बिलो द सी लेवल। तो जो हेमोग्लोबिन है, एवरी मॉलिक्यूल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेकिन जब आप 13 किलोमीटर्स ऊपर चले जाते हो सी लेवल के, दैट इज़ 8 माइल्स होता है, ऊपर चले जाते हो, तो इस वजह से क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लोअर देन,
हाफ ऑफ 1/5 एट सी लेवल, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है. बट आई थिंक ये जो सेंटेंस है इट्स नॉट प्रॉपर. कंसंट्रेशन कम नहीं होता बिकॉज ऑफ दी, जब आप सी लेवल के ऊपर जाते हो ऑक्सीजन उतना ही रहता है, 21% ही रहता है ऑक्सीजन, लेकिन जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाता है. जब आप माउंटेन पे जाते हो तो प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन तो उतना ही रहता है. कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर का चेंज नहीं होता, दैट इज़ 21%. प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब प्रेशर कम होने की वजह से आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है. तो इस वजह से सारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाता है. अंडर दिस कंडीशंस हाफ एज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन combined with hemoglobin to form oxyhemoglobin. सिर्फ half as many molecules of oxygen combined with hemoglobin, सिर्फ आधे ही ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है. तो blood cannot carry enough oxygen to the tissues if hemoglobin is combined with few oxygen molecules. So जो blood है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता अगर जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर नहीं आ पा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अच्छे से कंबाइन नहीं हो पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम अल्टीमेटली टिश्यूज़ को होती है. तो टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, वो लोग अपना अच्छे से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे. तो इस वजह से ह्यूमन लाइफ इतने एल्टीट्यूड पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अपन क्या करते हैं हाई प्रेशर से ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँचाते हैं. ठीक है. इट्स बिल्ट इनटू मॉडर्न एयरक्राफ्ट. तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट मतलब आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, आपने एरोप्लेन्स को देखे कितने ऊपर हाइट पे उड़ते हैं, वो लोग बहुत ऊपर उड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो प्लेन के अंदर के पैसेंजर्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो उनका कैबिन्स है, जो एयरप्लेन के अंदर का एटमॉस्फेयर है, उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल बराबर है ह्यूमन लाइफ के लिए. ठीक है. सो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन अगर आप सी के बहुत अंदर चले जाते हो गहराई में, देन क्या होता है कि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा गैसेस अपने ब्लड में आ जाते हैं. अब गैस ज़्यादा ब्लड में आ गया मतलब बहुत, जब आप सी के बाहर आ जाते हो तब क्या होता है, पूरा गैस जो भी आपके ब्लड में गया था वो वापस आता है. वो इतना फास्ट वापस आता है कि आपके ब्लड वेसल्स को भी फाड़ देता है, ब्लड वेसल्स को भी रप्चर कर देता है. तो इस वजह से पूरा ब्लड हमें बॉडी में फैल जाता है. ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहता, आपके बॉडी में फैल जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं बेंड्स. जब आप समुद्र की गहराई में से अचानक से बहुत स्पीड से समुद्र के बाहर आने की कोशिश करते हो, वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन होता है. इसलिए समुद्र में जब गहरे समुद्र में चले जाओ ना, देन स्लोली धीरे ऊपर आना है. अचानक से अगर जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो फट सकते हैं, जैसे बारीक ब्लड वेसल्स जो आपके दिमाग में होते हैं. तो इस वजह से बहुत पेन होता है. ओके. बहुत पेनफुल होता है. अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज कैपिलरीज टू द सेल्स एंड बैक. तो सेल और कैपिलरी के बीच में बात करें, ब्लड और सेल के बीच में. सो इन द कैपिलरीज ओवर द टिश्यूज हेमोग्लोबिन मीट्स एट अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है. जो ब्लड और कैपिलरीज और लंग्स के बीच में जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट था. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट है. द टिश्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली यूजिंग ऑक्सीजन. कंसंट्रेशन
तो क्योंकि टिश्यूज बार बार ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन वहाँ पे कम है, पर भी ओनली 1/3 ऑफ दैट इन द लंग्स। लंग्स में जितना था उसके सिर्फ 1/3 हो गया टिश्यूज में। 1/, ठीक है, 1/2 आधा होता है, आधा से भी कम हो गया ऑक्सीजन टिश्यूज के पास। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो गया। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। इससे पहले जो आपने इक्वेशन देखा ना वो टिश्यूज पे होता है। In this reaction that occur within cell in the body, carbon dioxide and water produced and energy is released to used for different purposes. जब वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वो टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो गाइस सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, सेलुलर रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन रिफर्स to the pathway by which cells release energy by breaking the chemical bonds of glucose molecules. The cellular respiration is essential process of life. So living cells must carry out cellular respiration. It can be in the presence of oxygen, aerobic, or in the absence of oxygen. That is called as the anaerobic respiration. In animals, anaerobic respiration leads to the formation of lactic acid from glucose. In anaerobic respiration, few ATP molecules are produced. Cellular respiration in prokaryotic cells like that of bacteria occurs within the cytoplasm. In eukaryotic cells, cytoplasm, mitochondria are the sites of the reactions. The produced energy is stored in mitochondria to form ATP. That is why mitochondria are called the powerhouses of the cell. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स एनर्जी रिलीज करते हैं बाय ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स इन द ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला हम न्यूट्रिशन में देखें, C6H12O6। यहाँ पे कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाता है। तो जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो ये बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके लिए आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लेके ये बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड्स टूटने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एंड वो एनर्जी को हम ATP के फॉर्म पैक करके रख लेते हैं। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी मिलता है आपको एंड क्योंकि कार्बन टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटते ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओके, और वाटर भी बनता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको एनर्जी बनाना है। Cells must carry out cellular respiration. It can be in the presence of oxygen, this aerobic respiration, or in the absence of, that is the anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है फुल। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं देना पड़ता। एना मीन्स एरोबिक, एनारोबिक देखो सेम ही है, बस एन लगा दिया, एन का मतलब नहीं है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो एनिमल्स हैं उनके पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहाँ मतलब हम भी ह्यूमंस में भी लैक्टिक एसिड बनता है ग्लूकोज से। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बन जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ATP आपको बहुत कम मिलेगी व्हेन कंपेयर टू ग्लूकोज। ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा ATP मिलती है, एनारोबिक में कम ATP मिलती है। और ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बन के सिर्फ लैक्टिक एसिड तक ही बन पाता है। रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही होता है। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी होता है। तो प्रोड्यूस एनर्जी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जो प्रोड्यूस एनर्जी, जो भी एनर्जी बन रही है
वो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगी। दिस इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया के बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। ये सारी एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही है सेल की, ठीक है। दिस एनर्जी अफेक्ट द how does this affect the energy release? As the change in the chemical nature of the molecule from one stage to the next is merged, small amounts of energy is released. The complete breakdown of sugar molecule with the release of all its available energy involves a series of different chemical reactions. तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे पड़ते हैं। क्या क्या रिएक्शंस होते हैं? some स्टूडेंट्स ना, उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो दे आस्क सच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सेल में ग्लूकोज आया उसके ऊपर एंजाइम चेक करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज में। फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के बाद, फ्रक्टोज भी एक शुगर है जैसा ग्लूकोज है। यहाँ पे भी 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है। तो ये फ़र्क होता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है G6P। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदलता है। फिर आगे और रिएक्शंस होते हैं, 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेकडाउन होता है DHAP एंड G3P। फिर G3P फिर क्या होता है, आगे रिएक्शन में जाता है, देन फॉस्फोग्लिसराइड, देन फाइनली पाइरुवेट बनता है। फिर पाइरुवेट कहाँ पे बना, साइटोप्लाज्म में हुआ ये सब। पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है इन फ्यूचर तो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए बनने के बाद फिर एसिटाइल कोए फिर ETC में जाके पूरा रिएक्शन करेगा, TCA साइकिल करेगा। एक्चुअली जो एसिटाइल कोए है वो TCA साइकिल करेगा। TCA साइकिल से फिर आपको फिर एनर्जी क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ATP मिलेगा डायरेक्टली। लेकिन NADPH भी चाहिए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके करना पड़ेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ETC होगा। ETC से आपको NADPH से एनर्जी मिलेगी। ATP आपको साइटोप्लाज्म में भी मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है, नेट आपको 2 ही मिलती है, ठीक है। सो एरोबिक में आपको ATP ज़्यादा मिलती है, एनारोबिक में कम मिलती है। तो मैंने जो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज से सब समझाया, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज फॉर हायर लेवल्स, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। बट गिव एन आइडिया, ये ग्लूकोज पूरा ऐसा ब्रेक डाउन होके फिर पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बनता है। साइटोप्लाज्म में आधा ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है, फिर आप बाकी का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं तो फिर साइटोप्लाज्म में ही होता है। प्रोकैरियोट है तो उनके पास तो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया तो कुछ है नहीं, साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ होता है। So we will continue the remaining in the next lecture. Okay, so thank you so much.